ये ड्रैग रेस की वीडियोस आपने शायद देखी होंगी और अगर नहीं देखी हैं तो मैं बता देता हूँ। इन सब में दो बातें कॉमन हैं। पहला एक 350cc रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल और दूसरा इन रेसेस में चाहे जीते कोई भी, हारती हर बार रॉयल एनफील्ड ही है। बट इसका रीज़न क्या है? इज इट रियली बैड इंजीनियरिंग और अ मार्केटिंग मास्टरपीस, कैरेक्टर, चार्म या कॉम्प्रोमाइज? इस वीडियो में इस क्वेश्चन को थोड़ा टेक्निकल पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स डीप डाइव और इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल्स के लिए मैंने रखी है हंटर 350, जावा 42FJ और क्योंकि ड्यूक 390 ने पहले ये बात अपने ईगो पे ले ली और फिर इन दोनों की, इसलिए फिलहाल ड्यूक 250 से काम चलाते हैं। एग्जाम्पल्स में होंडा CB 350 को नहीं रखा है। वीडियो के एंड तक अगर इसका रीज़न समझ में आ जाए तो डू कमेंट बिलो। अब जिन लोगों को ये लग रहा है कि ड्यूक 250 हल्की है, ऑफ कोर्स इट विल गो फास्टर, बट नो, उस केस में थ्योरेटिकली इट शुड एक्सेलरेट फास्टर और बात यहाँ पे टॉप स्पीड की है और असली रीजंस जो हैं दे आर मच डीपर। एक बार इन स्पेसिफिकेशंस को देखिए, लुक केयरफुली एंड सी कि अपने आरपीएम डोमेन में कितने लो आरपीएम पे रॉयल एनफील्ड पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती है। रीजन है कि इन कंपैरिजन हंटर का मैक्स आरपीएम इन दोनों से कम है, यानी कि ड्यूक को हाई रेव यानी हाई आरपीएम पे ले जा सकते हैं, रॉयल एनफील्ड को नहीं। बट क्यों नहीं ले जा सकते हाई आरपीएम? कौन रोक रहा है? इसका जवाब भी उसी स्पेक शीट में है। लुक कि कैसे आरी का स्ट्रोक उसके बोर से ज्यादा बड़ा है, जबकि बाकी दोनों में उल्टा है। बोर डाया स्ट्रोक से बड़ा है, यानी कि हंटर में एक लॉन्ग स्ट्रोक यानी अंडर स्क्वायर इंजन है और बाकी दोनों में आपको मिलता है शॉर्ट स्ट्रोक यानी ओवर स्क्वायर इंजन। सपोज ड्यूक 250 और हंटर 350 को हम सेम आरपीएम पे चलाते हैं, फॉर रेफरेंस से 3000 आरपीएम, और हाँ गेयर रेशोज के इफेक्ट को भी साइड में रखते हैं। अब इन दोनों के क्रैंकशाफ्ट को 1 मिनट में 3000 बार रोटेट करना है, यानी 1 सेकंड में 50 बार, मतलब एक रोटेशन करने के लिए 0.02 सेकंड्स। हाफ रोटेशन यानी 0.01 सेकंड में पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जाएगा। अब आप देख सकते हैं क्योंकि इस सेम टाइम 0.01 सेकंड में रॉयल एनफील्ड के पिस्टन को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है और ड्यूक 250 को कम, इसलिए मीन स्पीड हो या मैक्स पिस्टन स्पीड, जो कि आरपीएम के साथ साथ स्ट्रोक लेंथ का भी फंक्शन है, इस केस में दोनों की ही वैल्यू रॉयल एनफील्ड में ज्यादा होगी। तो अगर रॉयल एनफील्ड के इंजन को भी 9000 आरपीएम पे ले गए तो इसकी पिस्टन स्पीड ड्यूक 250 या जावा 42 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी। बट इससे क्या दिक्कत है? देखो, दिक्कत बहुत बड़ी है, क्योंकि इससे इंजन में होगा हायर फ्रिक्शन एंड हीट जनरेशन, हायर थर्मल स्ट्रेन्स ऑन पिस्टन एंड सिलेंडर्स, हायर स्ट्रेसेस ऑन कनेक्टिंग रॉड्स एंड क्रैंक पिन्स। इसके अलावा सीवियर वाइब्रेशंस एंड डायनेमिक इनबैलेंस ड्यू टू हाई इनर्शिया। वैसे तो रॉयल एनफील्ड के लॉन्ग स्ट्रोक इंजन से, जैसा कि हमने स्पेक शीट में देखा था कि मैक्स टॉर्क का ऑनसेट आरपीएम डोमेन में जल्दी होता है, यानी आपको बेटर लो एंड टॉर्क और मिड रेंज मिलता है अनलाइक केटीएम्स और जावा। एंड लॉन्ग स्ट्रोक इंजन इनहेरेंटली आपको बेटर माइलेज भी देता है। बट असली रीजन है इसका आइकॉनिक साउंड, वो थंप और वो विंटेज क्लासिक अपील, जिसकी वजह से रॉयल एनफील्ड की एक कल्ट फॉलोइंग है। लेकिन ये लॉन्ग स्ट्रोक रखने से इंजन में थंप कैसे आता है, बताता हूँ। बट उससे पहले एक बात नोटिस करना कि रॉयल एनफील्ड के एग्जॉस्ट यूजुअली लंबे होते हैं, जो इसके थंपिंग साउंड में बेस को बढ़ाता है और एक कैरेक्टर देता है। ये एग्जॉस्ट खुद में एक एकूस्टिक डिवाइस होते हैं, जिनके बारे में डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। और हाँ, अगर वीडियो से कुछ भी नया जानने या सीखने को मिला है तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। लेट्स कंटिन्यू। एग्जॉस्ट साउंड का बेस होता है पावर पल्सेस। अब एक सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन में आपको हर 2 रोटेशन या 720 डिग्री क्रैंक रोटेशन में एक पावर पल्स मिलता है, यानी कि एक थंप के बाद 2 रोटेशन का गैप एंड देन दूसरा थंप। अब क्योंकि ये एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, यानी कि लो आरपीएम्स, थंप्स के बीच का गैप और ज्यादा होगा और इससे हेल्प मिलती है रॉयल एनफील्ड को टू प्रोड्यूस इट्स सिग्नेचर थंप एंड रिटेन इट्स विंटेज चार्म। And that's why KTMs will be faster, but Royal Enfield will be iconic. Thanks for watching.